बॉक्स का यूज करें अगर आपने कोई भी रिप्लाई करना है तो उसके लिए काइंडली यूज द चैट बॉक्स। फाइन, लेट मी स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। हमारा जो टॉपिक है दैट टॉपिक इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें जो जो पार्ट में आज आप लोगों को करा चुका हूं, आई विल जस्ट रिपीट दैट, जस्ट गिव यू अ ब्रीफ व्यू। आयोटा हमारे पास था स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये छोटा सा पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। देन वी हैव आयोटा स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू -1। आयोटा क्यूब हमने फाइंड किया था, इट इज आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा which will give you minus iota as the answer, and iota raised to the power 4 it is equals to your 1. Fine. इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने शेयर किया था। वी हैव डिस्कस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और रिजल्ट हमारे पास क्या था? iota raised to the power n plus iota raised to the power n plus 1 plus iota raised to the power n plus 2 plus iota raised to the power n plus 3, it was equals to 0। ये हमारा 0 के इक्वल था, ये पार्ट भी हमने डिस्कस किया था। फाइन, आफ्टर दिस वी हैव डन दैट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, जहां आपके पास a जो होता है इट इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, और b आपके पास जो है b इज नोन एज योर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये दो चीजें हमने डिस्कस की थी। फाइन, रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसके बाद हमने की थी, अगर हमें z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है a1 प्लस आयोटा b1, और z2 हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 प्लस आयोटा b2, तो यहाँ मैंने आपको z1 प्लस माइनस z2 ये बताया था। आपके पास क्या होगा? a1 प्लस माइनस a2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ b1 प्लस माइनस b2। मींस एडिशन कर रहे हैं तो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। ये हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सीखा था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है दैट इज योर z1 मल्टीप्लाइड बाय z2, ये भी हमने किया था। इसमें हमें सीधा जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सिंपल नंबर्स का, उसी वे में हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। a1 प्लस आयोटा b1, a2 प्लस आयोटा b2, तो इसे मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला a1 a2 प्लस आयोटा a1 b2 प्लस आयोटा a2 b1 प्लस आयोटा स्क्वायर b1 b2। ये मल्टीप्लाई करके ये पार्ट मुझे मिलेगा, बट यहाँ मुझे मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा हमारा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा होता है, तो यहाँ हम इसे नेक्स्ट पार्ट में जब हम z1 इंटू z2 में लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? a1 a2, और देखिए यहाँ आयोटा स्क्वायर हट जाएगा आपका, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होगी आपकी -1 जब आप पुट करोगे तो ये भी एक रियल नंबर आ जाएगा आपके पास b1 b2। तो ये आपका z1 इंटू z2 का रियल पार्ट हुआ, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? आयोटा टाइम्स ऑफ a1 b2 प्लस a2 b1। So that is how we will find z1 multiplied by z2। और z1 अपॉन z2 अगर आपको फाइंड करना है, मींस अगर आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो डिवीजन के लिए हमारे पास क्या है? a1 प्लस आयोटा b1 हमने लिखा z1 का वैल्यू, और a2 प्लस आयोटा b2 आपने लिखा z2 की वैल्यू। अब आप क्या करेंगे इस केस में? क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना चाहिए, तो वी विल रेशनलाइज इट, a2 माइनस आयोटा b2, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम a2 माइनस आयोटा b2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ z1 अपॉन z2 जो मुझे मिला, न्यूमरेटर में मेरे पास आ गया a1 प्लस आयोटा b1 मल्टीप्लाइड बाय a2 माइनस आयोटा b2
और डिनोमिनेटर में आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी एंड यू विल बी हैविंग a2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b2 स्क्वायर। अब इसे और सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो यहाँ z1 अपॉन z2 a1 a2 माइनस आयोटा a1 b2 प्लस आयोटा b1 a2 माइनस आयोटा स्क्वायर b1 b2, ये पार्ट मिला। और डिनोमिनेटर जो है आपका वो है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। फाइन। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये z1 अपॉन z2 जो आपको मिलेगा इट इज a1 a2, और यहाँ देखिए आपके पास आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा। लेट मी चेक वेदर वी हैव डन राइट और नॉट। a1 a2 माइनस दिस देन प्लस दिस एंड देन माइनस दिस। आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 होगा, तो ये आपके पास आ गया प्लस b1 b2, और यहां से अगर आप आयोटा कॉमन लेते हैं आपका तो आपको मिलेगा b1 a2 माइनस a1 b2, और इन दोनों पार्ट के नीचे हम क्या लिखेंगे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, और यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ चेक करो तो ये वाला पार्ट जो आया आपका, दिस पार्ट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस z1 बाय z2। ये REZ का मतलब रियल पार्ट ऑफ z1 बाय z2। अगर मैं इसे कैपिटल Z से डिनोट कर दूं तो रियल पार्ट इसका ये है, और ये जो पार्ट आपके पास आया दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये इमेजिनरी पार्ट हो गया आपका z का। फाइन, ये हमने शेयर किया था। नेक्स्ट इसके बाद एक और पार्ट में यहाँ डिस्कस कर सकता हूँ, और शायद मैंने आप लोगों को बताया भी हो, दैट इज इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स फाइंड करना चाहें तो हम क्या करेंगे? लेट मी से z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन z इनवर्स को हम शो करेंगे z पावर -1 से, और ये आपके पास क्या होगा 1 अपॉन z। तो 1 अपॉन z आया, दैट मींस 1 अपॉन a प्लस आयोटा b आया। नाउ यू नो द प्रोसेस, जैसा हमने डिवीजन में किया था सेम हम यहाँ करेंगे। a माइनस आयोटा b से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो z पावर -1 इट इज इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। तो z पावर -1 इट इज इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b, और यहाँ नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a के नीचे भी होगा और b के नीचे भी होगा। Fine. So, this is all what we have discussed in today's session. आज के सेशन में ये सारा पार्ट हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा शायद मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि हमारे पास इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमने बात की थी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे इक्वल कब होंगे, हाउ वी विल चेक, जब उनका रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। then we say that the two complex numbers are equal, तब हम बोलेंगे कि हमारे complex numbers क्या हैं, equal हैं। fine, so let's move on to the next part। next हमारे पास जो topic आता है इसमें वो है modulus of a complex number। modulus of a complex number। देखो बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन अभी हम अपने आप को कन्फाइन करेंगे जहां तक हमें एनसीईआरटी कहती है वहां तक। z हमारे पास अगर है कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, तो मॉड z हमारे पास जो होता है मॉड z इट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फाइन, यहाँ आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि मॉड z जो होता है आपके पास वो क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस
इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। रियल पार्ट जो z का है आपका उसका स्क्वायर कर लीजिए प्लस इमेजिनरी पार्ट के z का स्क्वायर कर लीजिए, दोनों को ऐड करके उसका क्या ले लीजिए आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, दैट विल गिव यू द मॉड z सॉरी मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल जाएगा। फाइन, इसको अगर हम समझना चाहें तो हमारे पास एक प्लेन हम बनाते हैं। फाइन, जैसे हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस होता था उसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते थे, ऐसे ही हमारे पास जिस प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वी कॉल दैट प्लेन एज आर्गेंट प्लेन। फाइन, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लेन होता है उसे हम आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। फाइन, ये हमारे पास x एक्सिस जिसे आप कहते हो ये हमारा रियल एक्सिस होता है एंड दिस एक्सिस इज नोन एज योर इमेजिनरी एक्सिस, ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस होता है। फाइन, अब देखो बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b या आप कह सकते हो कि z को अगर हम डिनोट कर रहे हैं x प्लस आयोटा y से, तो रियल एक्सिस हम x एक्सिस को लेते हैं और इमेजिनरी एक्सिस हम y एक्सिस को लेते हैं। अब यहाँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मुझे शो करना है तो लेट मी से p इज द पॉइंट और रियल पार्ट क्या है हमारे पास a है, तो यहाँ x कोऑर्डिनेट जो होगा x एक्सिस पे डिस्टेंस कितना होगा a और y का कितना होगा आपके पास b। So that is how we represent a complex number on the argand plane। प्लेन के अंदर हम ये सिर्फ इन्होंने नेम दिया है बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस होता था। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें आर्गेंट प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है तो रियल एक्सिस मींस रियल पार्ट और इमेजिनरी एक्सिस मतलब इमेजिनरी पार्ट जो होगा उसका वहां हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे इस वे में। अब देखो बात आएगी मॉड्यूलस की, ये पॉइंट आप जानते हो ये ओरिजिन है आपके पास 0 0, तो अगर मैं ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करा दूं तो ये जो डिस्टेंस होगा आपका OP, दिस OP इट इज नोन एज मॉड z। और अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद हो तो OP डिस्टेंस जो होगा आपका वो क्या होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 होल स्क्वायर, तो आपको यही पार्ट मिलेगा। तो ये जो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे आप यहाँ ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं कि ये कुछ नहीं होता, इट इज द लेंथ ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, दैट इज व्हाट इज बीइंग शोन बाय योर मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइन, तो इसमें अगर मैं एक एग्जांपल लूं छोटा सा कि मेरे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, देन मॉड z हमारे पास क्या होगा मॉड z इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर which is equals to root of 4 plus 9 which is equals to root 13। और ये लेंथ होगी और कुछ नहीं होगा, जो ओरिजिन से इस पॉइंट की लेंथ है डिस्टेंस है दैट इज एग्जैक्टली दिस मॉडुलस इज। फाइन, ये हमारे पास मॉडुलस है। तो मॉडुलस फाइंड करना आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मॉडुलस को फाइंड करने में। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो इसमें आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम वन बाय वन। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है ये है मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इट इज इक्वल्स टू मॉड z1 इंटू मॉड z2। आप विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स इन्हें वेरीफाई कर सकते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर आप उसका मॉडुलस फाइंड कर लो। फाइन, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट मॉड z1 इंटू z2 मिल जाएगा आपको। फिर आप क्या कीजिए मॉड z1 इंटू मॉड z2 आप कर लीजिए। फाइन, इस वे में आप प्रोसीड कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन आया चैट बॉक्स में, इट इज आयोटा रेज टू द पावर -35 हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे आप क्या लिख लोगे 1 अपॉन आयोटा रेज टू द पावर 35, ये लिखा आपने। उसके बाद आप क्या कर लीजिए यहाँ पर 1 अपॉन आयोटा पावर 4
इंटू 8 और ये हो जाएगा फिर आयोटा क्यूब। फाइन, 8 4 32 आ गया, 32 प्लस 3 35 हो जाएगा आपके पास। तो देखिए यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, ये पार्ट तो 1 हो गया, 1 इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब भी आप जानते हो, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा। तो ये कितना आ गया आपके पास, -1 बाय आयोटा। अब आपको मालूम है डिनोमिनेटर में आपने आयोटा नहीं रखना, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर आ गया आपके पास माइनस आयोटा और नीचे आ गया आपके पास माइनस आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया आपके पास। तो आयोटा स्क्वायर आपका कितना होता है, -1। तो डिनोमिनेटर में -1 आया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो आपका जो आंसर आ गया दैट इज योर आयोटा। फाइन, इन दिस वे यू कैन प्रोसीड। और ये मैंने डिनोमिनेटर में लेकर सॉल्व किया, जरूरी नहीं है आप डिनोमिनेटर में लेकर के सॉल्व कीजिए, यू कैन डायरेक्टली सिंप्लीफाई इट। फाइन, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा बस नेगेटिव पावर का, वो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। फाइन, तो चलो हम मॉडुलस की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे बेटा। अभी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है Z1 इंटू Z2 का अगर आप मॉडुलस लेते हैं तो वो आपके पास क्या होगा, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस। सेकेंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, इट इज मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2। ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z2। देखो इन प्रॉपर्टीज को समझना, मॉड Z2 जो आपके पास है वो 0 नहीं होना चाहिए। फाइन, ये कंडीशन है यहाँ पर। ये प्रॉपर्टीज समझो, यहाँ पहली प्रॉपर्टी में कह रहा है कि पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और फिर मॉडुलस फाइंड करो, या फिर दोनों के मॉडुलस को फाइंड करके मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम आएगा। यहाँ भी वही बात है कि पहले आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करो और मॉडुलस फाइंड करो, या फिर डिवाइड मॉडुलस फाइंड करके उस मॉडुलस को डिवाइड कर लो, आंसर विल कम सेम इन बोथ द केसेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी हमारे पास मॉडुलस की। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक जो है दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज और भी हैं मॉडुलस की, अभी हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज रिटन एज a प्लस आयोटा b, तो जो इसका कॉन्जुगेट होता है उसे हम z बार से लिखते हैं, और z बार जो होता है आपके पास वो a माइनस आयोटा b होगा। व्हाट डज इट मीन कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो वहां कॉन्जुगेट में हमारे पास क्या होता है, हम सिर्फ उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। वी विल चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर देंगे। लेट मी टेक एन एग्जांपल फॉर दिस आल्सो, कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 माइनस 3 आयोटा। तो इसका जो conjugate होगा आपका, the conjugate of this complex number it is equals to 5 plus 3 iota। वो आपका क्या होगा, 5 plus 3 iota होगा। आपका यहाँ जो इमेजिनरी पार्ट था उसका साइन था माइनस, आपने क्या कर दिया प्लस। अच्छा, यहाँ यहीं से मैं एक प्रॉपर्टी और दिखा दूं आपको कॉन्जुगेट की, कि अभी आपने z का कॉन्जुगेट लिया, अगर इसका आप दोबारा कॉन्जुगेट ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 माइनस 3 आयोटा। भाई ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका अगर आपने कॉन्जुगेट लिया तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नो, व्हाट इज दिस 5 माइनस 3 आयोटा, ये तो मेरे पास वही z1 है, ये तो वही Z1 ही आ गया आपके पास। दैट मींस यहां से हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कॉन्जुगेट की। क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी, conjugate of the conjugate it is equals to the complex number। Fine, if you take z1 bar bar this will give you z1 only। Fine, सेम हमारे पास यहाँ सेकेंड प्रॉपर्टी अगर मैं कहूँ z1 इंटू z2 होल बार अगर हमारे पास होगा देन इट इज इक्वल्स टू z1 बार मल्टीप्लाइड बाय z2 बार। और ऐसा ही कुछ आपके पास प्लस माइनस में भी आता है इसमें। वो क्या है कि अगर आपके पास इफ यू हैव
Just wait a minute with the screen. I'll share it again. Okay, let's move on. Z1 प्लस माइनस Z2 होल बार, तो ये क्या होगा? Z1 बार प्लस माइनस Z2 बार। देखिए यहाँ मैं बार बार आपको पर्पस बता रहा हूँ, हमारे पास क्या है कि या तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट करके कॉन्जुगेट निकालें या कॉन्जुगेट निकाल के ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, आंसर हमारा दोनों केसेस में क्या होगा? सेम। फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारे पास वही कि Z1 अपॉन Z2 होल बार जो आपके पास होगा, it is Z1 bar upon Z2 bar. Fine. Provided that again the condition is your Z2 bar should not be equals to or Z2 should not be equals to 0. Z2 जो आपके पास है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहां से एक और बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी हमारी आती है, what that property is that if you have Z1 or I should not use Z1, I should say Z into Z bar. तो अगर हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया Z which is A plus iota B, तो Z बार जो मेरे पास होगा वो क्या होगा? A माइनस आयोटा B। और अगर मैंने Z into Z बार किया that means A plus iota B multiplied by A minus iota B। अब आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा आपको आंसर मिलेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो Z इंटू Z बार इट इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब मैं आपको याद दिलाऊं कि अगर मेरे पास Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस आयोटा B, तो मॉड Z जो था वो क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं मॉड Z का स्क्वायर निकालूंगा तो वो मुझे क्या मिलेगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ इन प्लेस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर में क्या पुट कर दूं? Z इंटू Z बार इट इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ Z का स्क्वायर। ये भी हमारे पास एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी आ जाती है that we can use in our questions also, जो हम अपने कुछ क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी का। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। Z into Z bar it is equals to mod Z square. You can note it down. Okay, let's move on to the next topic. That is polar form of a complex number. Fine. Or we sometimes call it as a polar representation also. तो देखो एक चीज मैंने यहाँ जो अभी आपसे डिस्कस की थी वो ये कि अगर Z मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हम डिनोट करते हैं x प्लस आयोटा y से। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आर्गेंट प्लेन की हमारा आर्गेंट प्लेन क्या होता है। ये आपने इमेजिनरी एक्सिस बनाया, ये आपने रियल एक्सिस बनाया, इस प्लेन को हम आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। तो अगर ये पॉइंट P जो आपका है, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये आपके पास x होता है और ये y होता है। ये जो डिस्टेंस है आपका O से P, इट इज योर मॉड Z और इसकी वैल्यू होती है आपकी रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपकी रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होती है। फाइन। नाउ दिस एंगल which this OP makes with the positive direction of your x-axis. Fine. इस एंगल थीटा को हम बोलते हैं, this theta is known as
आर्ग्यूमेंट ऑफ z। यहाँ एक और नई चीज आ जाती है, दैट इज नोन एज आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और इसे कई बार ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ARG ऑफ z। अब देखो मुझे यहाँ क्या क्या चीजें मालूम है। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये वाला डिस्टेंस मेरा x होगा और ये वाला डिस्टेंस मेरा y होगा। फाइन। तो यहाँ अगर मैं फाइंड करूं टेन थीटा, अगर मैं फाइंड करता हूं तो टेन थीटा मेरे पास जो होगा वो क्या होगा, y अपॉन में x। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा, आप लोग जानते हो। तो यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू फाइंड करें, अब देखो यहाँ एक छोटी सी नई चीज आएगी हमारे पास। जैसे टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ऐसे ही हमारे पास इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं। फाइन। जैसे z का इनवर्स मैंने बताया था आपको, z पावर -1 होता है, ऐसे ही हमारे पास टेन थीटा 10 टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इस 10 को जब मैं उधर ट्रांसफर करूंगा तो इट विल बिकम योर 10 इनवर्स y अपॉन x। ये आपके पास क्या होता है, दिस इज नोन एज योर आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके पास आर्ग्यूमेंट आ गया आपका किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। फाइन। अब देखो हमारे पास यहाँ कुछ थोड़ी सी चीजें आपको अभी के लिए याद रखनी पड़ेंगी। रीजन बीइंग हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं पढ़े हैं। तो बिकॉज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं पढ़े हैं इसलिए थोड़ा सा इश्यू आप लोगों को आएगा इस चीज को समझने में। दैट्स व्हाई आई विल जस्ट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। फाइन। आपको ये पता होना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट है क्या। फाइन। अब आर्ग्यूमेंट समझने के बाद एक और टर्म मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करता हूँ, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। फाइन। यहाँ हमारे पास क्या होगा, वी हैव अ टर्म दैट इज नोन एज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। आप कुछ ऐसा समझ सकते हो कि स्टैंडर्ड वैल्यू थीटा की स्टैंडर्ड वैल्यू जो होगी, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो हमारे पास होगा वो हमेशा कहां से कहां तक लाई करेगा, इट विल लाई बिटवीन -पाई टू पाई। अभी आप लोगों को ये पाई का भी नहीं पता कि पाई क्या होता है। तो देखो जैसे हम डिग्रीज में हमारे पास एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट्स हैं, हम अभी तक जो मेजर करते थे वो हम डिग्री मेजर लेते थे। अब जो क्लास 11th में हम पढ़ेंगे वी विल स्टडी द रेडियन मेजर, रेडियंस। फाइन। और इन दोनों में एक रिलेशनशिप होता है कि जो 180 डिग्री होता था आपका वो रेडियंस में हमारा किसके इक्वल होता है, पाई रेडियंस के इक्वल होता है। अभी आप ये याद रखो जहां भी मैं पाई लिखूंगा एंगल की जगह पर, वहां पाई का मतलब होगा 180 डिग्रीज। सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड, क्योंकि अभी तक पाई को जो आप लेते थे यू यूज्ड टू टेक पाई एज 22/7। बट जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो पाई को हम क्या लेंगे, वी विल से दैट दिस पाई एंगल पाई मींस 180 डिग्रीज। फाइन। सो यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड। तीसरी चीज मैंने अभी आपको जो बताई कि हमारा जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो -180 से और +180 के बीच में लाई करेगा। अब मैं आपको बता दूं -180 टू +180 का यहाँ सेंस क्या है, इनका कहने का मतलब क्या है। हमारे पास ये सारा पार्ट अगर हम पहले ट्रिगो करके फिर इसे करते तो आई थिंक हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता, वहां ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास इसी प्लेन में अगर हम बात करें तो ये पॉइंट होता है जहां से हम एंगल मेजर करना शुरू करते हैं, जिसे आप 0 डिग्री या 0 रेडियंस बोलोगे। तो एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो मैंने डायरेक्शन बनाई ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो 0 ये होता है आपके पास 90 डिग्री, जिसे हम रेडियंस में कहेंगे। 90 का मतलब क्या होगा, पाई का हाफ, पाई/2। ये होता है आपके पास 180 डिग्री, जिसे आप क्या बोलोगे, यू विल कॉल इट एज पाई। तो अगर आप चल रहे हो कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपका एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वहीं अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल दिए तो आपका एंगल कैसा होगा, नेगेटिव। तो 0 से जब आप मूव करते हुए क्लॉकवाइज आए तो ये एंगल आपका -90 डिग्री होगा, जिसे आप -पाई/2 बोलते हो। और ये एंगल आपका -180 है, जिसे आप -पाई बोलोगे। तो देखो आपके पास जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट -180 से +180 के बीच में होता है, इन डिग्रीज इफ आई टॉक अबाउट। फाइन। तो इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे, अभी हमें वही सीखना है सिर्फ।
कि अगर मेरा थीटा जो है मेरा, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा, यहां मैं एक चीज कर लेता हूं कि टेन थीटा की जगह मैं टेन एल्फा फाइंड कर लेता हूं और इसे मैं क्या ले लूंगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई अपॉन एक्स। देखिए ये मैं अभी आपको समझाऊंगा कि आप टेन एल्फा फाइंड करो और ये मॉड्यूलस नहीं, ये मैं ले रहा हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि एक्स और वाई मेरे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो सकते हैं, बट जो भी आंसर आएगा आई विल टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस। वाई अपॉन एक्स मान लो अगर नेगेटिव आ गया तो मैं उसे क्या ले लूंगा, आई विल टेक इट एज पॉजिटिव। अगर मेरी 10 एल्फा की वैल्यू, 10 एल्फा जो मैं फाइंड कर रहा हूँ, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव लेंगे तो उसका क्या फायदा होगा कि हमारा जो एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा मुझे अल्फा। तो अगर मेरा 10 एल्फा की वैल्यू y अपॉन एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू मैं लूंगा, तो अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा की वैल्यू मेरी अल्फा के इक्वल हो जाएगी। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा की वैल्यू मेरी पाई माइनस एल्फा होगी। और अगर मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ थर्ड नहीं है, यहाँ मतलब है कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास ये माइनस पाई प्लस एल्फा होगा। फाइन। और यहाँ अगर आपको इस फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थीटा का वैल्यू जो होगा वो माइनस एल्फा होगा। अब देखो मैं बार बार एक बात आपको बोल रहा हूँ कि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, ये बोल रहा हूं मैं। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि अगर मान लो मेरे पास z है, दिस इज z व्हाट आई हैव, z है हमारे पास x प्लस आयोटा y। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं आर्गेंट प्लेन में कैसे शो करता हूँ? आई शो इट विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट p x, y। अब आप खुद सोच सकते हो कि अगर x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, x और y अगर हमारे पॉजिटिव हैं तो उस केस में क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, इफ वी हैव x एंड y एज पॉजिटिव, तो इन दैट केस हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। अगर x आपके पास नेगेटिव है और y आपके पास पॉजिटिव है, तो उस केस में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में हुआ? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही अगर x और y दोनों नेगेटिव हैं तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स वाई, नेगेटिव पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, और दोनों अगर नेगेटिव हैं देन इट इज द थर्ड क्वाड्रेंट। एंड इफ माय x is positive and y is negative then it says that my complex number is in the third quadrant। अब देखो आपने एक तो ये वाली टेबल याद रखनी है। फाइन। अब मैं सीधा सीधा दो बातें आपको करना सिखाऊंगा यहाँ पर कि एक तो मैं आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करूंगा, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट के बाद देखो आई टेल यू कि हमारी पोलर फॉर्म क्या होती है। तो पोलर फॉर्म के लिए आई जस्ट मेक दिस आर्गेंट प्लेन वंस अगेन। यहां आपने ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया x प्लस आयोटा y, p इज द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स p के क्या है? x, y। यहां से मैंने ज्वाइन किया तो ये मेरा मॉड z होता है, ये वाला डिस्टेंस आपको मालूम है, इसे मैंने r से डिनोट कर लिया। मॉड z क्या होगा यहाँ मेरे पास? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसे मैंने क्या लिख दिया? आई हैव रिटन इट एज r। उसके बाद अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो ये वाला डिस्टेंस आपका x होगा और ये डिस्टेंस आपके पास y होता है, और ये आर्ग्यूमेंट है जिसे हम थीटा कहते हैं। फाइन। तो यहां से एक चीज नोटिस करो, अगर मैं लिखता हूं साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो हो जाएगा y अपॉन r। तो यहां से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? r साइन थीटा। ऐसे ही अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर cos थीटा लेता हूं तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि x अपॉन में r। तो यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालते हो तो वो आपको मिल जाएगी r cos थीटा। अब देखो आपको x और y दोनों की वैल्यू पता चल गई। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज किया था z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। x आपके पास क्या है? r cos थीटा प्लस आयोटा टाइम्स y आपके पास क्या है?
r sin थीटा। तो यहां से अगर आप r कॉमन ले लेते हो, इफ यू विल टेक r कॉमन, तो आपको क्या मिलेगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। फाइन। तो जो z मैंने x प्लस आयोटा y लिया था, वो z अब मेरे पास क्या आ गया, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। नाउ व्हाट इज r here? r हमारे पास क्या है, mod z, एंड व्हाट इज थीटा here? थीटा इज नोन एज योर आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को r और थीटा की फॉर्म में लिखते हैं, देन दैट फॉर्म इज नोन एज योर पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम पोलर फॉर्म बोलते हैं। z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब देखो, मैं एक दो छोटे छोटे एग्जांपल्स लेता हूं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ दोस एग्जांपल्स। एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं हम इसमें, and we'll try to understand this complex number. They'll ask me, represent z is equals to 1 plus iota root 3 in polar form. इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। दिस इज माय क्वेश्चन। फाइन। तो सबसे पहला काम होगा कि हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करेंगे किससे, x प्लस आयोटा y से। जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा x की वैल्यू 1 है और यहाँ y की वैल्यू अंडर रूट 3 है। मैंने ऊपर आपको tan अल्फा फाइंड करना बताया था। tan अल्फा की वैल्यू हमने ली थी, एब्सोल्यूट वैल्यू ली थी y अपॉन x की। तो यहाँ y अपॉन x अगर आप करते हो तो रूट 3 अपॉन 1 आ जाता है। ये तो पॉजिटिव ही है, तो हमें एब्सोल्यूट में भी पॉजिटिव ही रहेगा हमारा। तो यहाँ tan अल्फा मुझे कितना मिल गया, रूट 3 मिल गया। अब tan अल्फा रूट 3 है, इसका मतलब अल्फा जो आपका होगा, अल्फा होगा आपके पास 10 की वैल्यू रूट 3 होती है हमारी 60 डिग्रीज पर। तो डिग्रीज में अगर आप लिखोगे तो 60 डिग्री लिखोगे, और रेडियंस में अगर लिखोगे तो पाई होता है आपका 180। 180 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 60। तो अल्फा आपको कितना मिल गया, पाई बाय 3। दूसरी बात यहाँ आएगी हमारे पास कि हम r भी निकाल लें। पोलर फॉर्म लिखनी है क्योंकि r होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये रूट 4 आ गया, और रूट 4 आपका कितना होगा, 2। तो r की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अब आएगी बात हमारी आर्ग्यूमेंट निकालने की, कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z, जिसे आप थीटा बोलते हो। तो देखिए, ये जो मैंने ऊपर टेबल बनाई थी, इस टेबल में मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा अल्फा के इक्वल हो जाएगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है? मैं चेक करूंगा x और y के साइन। तो क्योंकि यहाँ x और y दोनों आप देख रहे हो, दोनों पॉजिटिव हैं, दैट मींस z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आर्ग्यूमेंट जो होगा वो थीटा जो होगा अल्फा के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू आपकी आ गई पाई बाय 3। नाउ यू कैन राइट द पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट, पोलर फॉर्म हमारे पास होती है r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। फाइन। तो इन दैट केस मुझे z क्या मिला, r इज माई 2 cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा sin पाई बाय 3। फाइन। सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द पोलर फॉर्म। हम पोलर फॉर्म इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर एज फार एज योर NCERT is concerned. Fine. So just go through the text that I have written and go through this topic once again, because doing complex number before trigonometry is a little bit rigorous task. You need to work a lot upon these things, क्योंकि अभी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको क्लियर नहीं हो पाई होंगी यहाँ पर, but I think you can, if you can practice, then it will not be an issue for you. Fine. So thank you all for this